दोस्तों नमस्कार। अमेरिका का रंग नीला हो या लाल हो, डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन हो, अमेरिका की कूटनीति, उसकी विदेश नीति, उसकी व्यापारिक नीति राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, दुनिया की स्वतंत्रता के नाम पर और अर्थव्यवस्था के आश्रय एक ही रास्ते पर चलती है। लेकिन पहली बार लग ऐसा रहा है कि अमेरिका तो तैयार है लेकिन दुनिया तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर दुनिया के सामने बहुत सारे सवाल हैं और कैपिटल हिल तैयार हो गया है अपने नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण को लेकर। लेकिन इन सब के बावजूद जिन सवालों को लेकर अमेरिका के भीतर भी शोर है, उसके विरोध भी सड़कों पर दिखाई देने लगे हैं। दुनिया के मानचित्र में ताकतवर देशों के सामने भी यह चुनौती है, क्या वाकई ट्रंप के इस दौर में अमेरिका की कूटनीति, उसकी व्यापारिक नीति शायद एक ऐसे बिजनेस मॉडल में तब्दील हो जाएगी जहां पर देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस या बड़े ताकतवर लोगों के आश्रय ही दुनिया को चलाने की कोशिश होगी। यानी लोकतंत्र का हिस्सा गायब तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि जाते जाते बाइडेन ये कहकर चले गए कि दरअसल अब अमेरिकी लोकतंत्र चंद पूंजीपतियों के हाथ में समाने वाला है। राजनीतिक तौर पर ऐसा बयान कभी कोई अपने फेयरवेल भाषण में देता नहीं है जो बाइडेन ने दे दिया। लेकिन उसके बाद एक परिस्थिति और शुरू हुई। कल शपथ ग्रहण समारोह में जो लोग होंगे, दरअसल अमेरिका के करीबी देशों के राष्ट्राध्यक्षों की तादाद उसमें बेहद कम है, या फिर जिस कूटनीति विदेश नीति के आश्रय अमेरिका चल रहा है वह भी आमंत्रितों की सूची में नहीं है। इजराइल के नेतान्याहू, उनको आमंत्रित नहीं किया गया। पिछली बार पुतिन की खुलकर तारीफ डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, इस बार उन्हें भी आमंत्रित नहीं किया गया। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो जेलेंस्की भी आमंत्रित नहीं किए गए हैं, जबकि अमेरिका उन्हें युद्ध में सब कुछ सप्लाई करता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगली बार ट्रंप सरकार, यह नारा अमेरिका में लगाने वाले प्रधानमंत्री मोदी को भी ट्रंप ने आमंत्रित नहीं किया है। और इन सब के बीच जिन्हें आमंत्रित किया है उसकी फेरिस्त बहुत साफ बताती है। जो पसंदीदा है, जो करीब है, उसको खुलकर आमंत्रित किया गया है। और उन सब की फेरिस्त में जिससे सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा है वह चीन, यानी शी जिनपिंग। उनको सबसे पहले आमंत्रण ट्रंप के ऑफिस की तरफ से भेजा गया। यह अलग मसला है कि वो नहीं जा रहे हैं, बल्कि वाइस प्रेसिडेंट जो चाइना के हैं वो जा रहे हैं। लेकिन समझना यहां पर यह जरूर होगा कि जर्मनी के राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित नहीं किया गया, इटली की राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित किया गया, यूरोपीय यूनियन को आमंत्रित नहीं किया गया, विरोध करने वालों को आमंत्रित किया गया। जिसकी इकोनॉमिक पॉलिसी पसंद आई, जिस राष्ट्राध्यक्ष का काम अपने अनुकूल लगा, जो ट्रंप के साथ चुनाव के वक्त खड़ा हुआ नजर आया, सबको बुला लिया गया। वो चाहे उस देश के भीतर विरोध के स्वर को जिंदा क्यों ना रख रहा हो, उस फेरिस्त पे आए। और इस परिस्थितियों के बीच चार बड़े सवाल जो लगातार पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं, उन चार सवालों को उठाएं। उससे पहले कूटनीति का एक रास्ता यह भी समझ लीजिए कि शपथ ग्रहण के बाद पहली बैठक क्वाड को लेकर होनी है। क्वाड संगठन जो बनाया गया उसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है और अमेरिका है। और यह चीन के खिलाफ खास तौर से समुद्र की नीतियों को लेकर यह घेराबंदी क्वाड के आश्रय अमेरिका ने जो शुरू की, पहली बैठक विदेश मंत्रियों को लेकर इसी मद्देनजर होनी है। और उसके बाद दूसरा सच यह है कि भारत के प्रधानमंत्री को नहीं, विदेश मंत्री को इस बैठक के मद्देनजर आमंत्रित किया गया। और जापान और ऑस्ट्रेलिया के भी राष्ट्राध्यक्षों को नहीं बुलाया गया, उनके भी विदेश मंत्रियों की मौजूदगी होगी। और एक सच यह भी है कि इसी बरस क्वाड की मेजबानी भारत को करनी है, जो 2024 में भारत को करनी थी। लेकिन उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, उनकी तबीयत खराब थी और उन्होंने आग्रह किया था कि दरअसल क्वाड की बैठक यूएस में हो, तो प्रधानमंत्री मोदी यूएस गए थे। और उस दौर में उन्होंने ट्रंप से मुलाकात नहीं की थी।
ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद पुराने मित्र मिलेंगे, लेकिन नहीं मिले, क्योंकि एक लंबा वक्त लग गया था बाइडेन सरकार के साथ प्रधानमंत्री मोदी भारत सरकार के जो संबंध बना रहे थे उसको ट्रंप की यारी से पटरी से उतारने में, लेकिन एक बार फिर उसी पटरी पर सवार होना है। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आमंत्रित किया गया और यह भी माना जा रहा है कि शपथ लेने के बाद पहले 100 दिनों में जो सबसे बड़ी यात्रा होगी ट्रंप की, वह चीन ही जाएगी। तो चीन के साथ निकटता, चीन के साथ प्रतिस्पर्धा, चीन के साथ सहयोग और चीन को आमंत्रित किया जाना, इन तमाम परिस्थितियों में एक तरफ ब्रिक्स भी खड़ा है, जहां पर रूस है, चीन है, भारत है, साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है, ईरान है, और वहां पर व्यापारिक परिस्थितियों को चुनौती देते हुए ट्रंप सरकार ने पहले ही अंदेशा दे दिया है। तो बात आज शुरू कहां से की जाए? बात तो इस बात से शुरू की जाए कि यूरोपीय यूनियन को भी अमेरिका चुनौती दे रहा है और पहली बार इटली की राज्याध्यक्ष मेलोनी खुले तौर पर कहती है कि अब वक्त आ गया है, यूरोपीय यूनियन का कैपिटल, राजधानी रोम होनी चाहिए। और यह संदेश बताने के लिए काफी है कि अमेरिका की नई रणनीति अपने साथ खड़े देशों को लेकर कैसी होने वाली है। तो शुरुआत मेलोनी की इस आवाज के साथ, जहां वह यूरोपीय यूनियन के कैपिटल के तौर पर रोम को देखना चाहती है। Capitale d'Italia è Roma! Roma! È Roma la capitale d'Italia e vi dico di più, Roma dovrebbe essere la capitale dell'Unione Europea e voglio portare questa rivendicazione nel Parlamento Europeo, perché la capitale dell'Unione Europea non può essere il posto più comodo dove mettere gli uffici, deve essere il posto che rappresenta meglio la sua identità millenaria. इससे पहले इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने इस तरीके से यूरोपियन यूनियन को चुनौती नहीं दी थी, तो फिर क्या यह ट्रंप के आगमन से पहले की एक आवाज भर है? क्योंकि जिन्हें आमंत्रित किया गया उसमें अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर बेतई भी है। उनके इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेकर ट्रंप बहुत खुश हुए। बेल्जियम के बलामास बेलगम पार्टी के चेयरमैन टॉम वैन ग्रीमैन यानी नए तरीके से अपनी कूटनीति के आश्रय दुनिया को अपने साथ कैसे और किन्हें लेकर आना है, ट्रंप इस लकीर को खींच रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रवादी रिकॉन्क्वेट पार्टी के एरिक ज़ेमोर यानी वहां पर मैक्रोन को नहीं बुलाया गया है। जर्मनी में अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी इसको चलाने वाले टीनो चुरपला, उनको बुलाया गया है। स्पेन के वॉक्स पार्टी के प्रेसिडेंट सैंटियागो, उनको बुलाया गया है, जो एक लिहाज से मौजूदा सत्ता का विरोध करते हैं। और यह स्थिति ब्रिटेन के भीतर यानी यूनाइटेड किंगडम को लेकर भी है। वहां पर पॉपुलिस्ट रिफॉर्म यूके पार्टी जो है, जिसको लीड जो करते हैं वो निकल फराज करते हैं, उनको बुलाया गया है। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया है। इक्वाडोर के प्रेसिडेंट को बुलाया गया डैनियल नोबा को, जो कि ट्रंप के साथी सहयोगी और उनकी खुलकर बड़ाई करते हैं। तो आपके जहन में यह सवाल होगा, भारत नहीं है, जापान नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इजराइल नहीं है, रूस नहीं है, यूक्रेन नहीं है, ईरान नहीं है, यानी एक लंबी कतार आप देखते चले जा रहे हैं। और उस सब के बीच ये आवाज आती है, तो कौन जा रहे हैं? शी जिनपिंग जा रहे हैं। और इन सब के बीच अगर अलग अलग दुनिया के पर्सनैलिटीज का भी जिक्र किया जाए तो यहां यह भी समझ लीजिए कि यूरोपीय कमीशन के प्रेसिडेंट को इनविटेशन नहीं दिया गया और यूरोपीय यूनियन के कामकाज को लेकर विरोध करने वाले नेताओं को जरूर वहां पर बुलाया गया है। और इस फेरिस्त के भीतर पोलैंड के पूर्व प्राइम मिनिस्टर मेत्जुक को भी बुलाया गया है, बेल्जियम के टॉम वैन ब्रिगेम को बुलाया गया है। यह सारी परिस्थिति बताती है कि दरअसल ब्रिटेन के भीतर भी यूरोपीय यूनियन का विरोध करने वाले जो पॉपुलिस्ट निकेल हैं, उनको भी आमंत्रित किया गया है। यह मैसेज बहुत साफ है। ट्रंप का अपना मॉडल आने वाले वक्त में दुनिया को एक नए खांचे में क्या वो समेटना चाहते हैं, और ये मैसेज दुनिया के लिए क्या वाकई चुनौतीपूर्ण होगा? इन तस्वीरों को देख लीजिए, ये चारों तस्वीरें आमंत्रित की गई हैं।
तो आमंत्रित किए गए 4 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 4 और राष्ट्राध्यक्ष को देख लीजिए जिन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है। चूंकि इन चारों राष्ट्राध्यक्ष को लेकर माना गया था कि शायद ट्रंप के शपथ ग्रहण में इनकी मौजूदगी होगी, लेकिन इस वक्त तो सवाल दुनिया के सामने ट्रंप की सत्ता की चुनौती और उनके निर्णयों को लेकर दुनिया के भीतर फैली हुई बेचैनी है। यह बेचैनी इस बात को लेकर है कि सहयोगियों के साथ साथ विरोधियों पर भी टैरिफ लगा दिया जाएगा, और टैरिफ लगाने को लेकर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का खेल अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें भारत को अगर जिक्र करें तो भारत ज्यादा माल अमेरिका भेजता है, चीन से ज्यादा माल भारत मंगाता है, और अगर अमेरिका में टैरिफ लगा दिया जाएगा तो इसका मतलब बहुत साफ है, भारत के एक्सपोर्ट जो अमेरिका में होते हैं असर उस पर पड़ेगा। असर तो H1B वीजा को लेकर भी पड़ना है। असर तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत अगर अमेरिकी राष्ट्रपति पहली यात्रा चीन की करते हैं तो असर तो उस स्क्वाड पर भी पड़ेगा जिस स्क्वाड की मेजबानी भारत को या तो अप्रैल में या अक्टूबर में करनी है, उसकी बैठक निर्धारित है। तो या फिर इस पूरे बिजनेस मॉडल में बिजनेस ही मायने रखता है, क्योंकि अगर इस दौर में जो भी दावे ट्रंप के जरिए किए गए, अगर उसको आप एक सिलसिलेवार तरीके से समझे तो जो अप्रवासी इलीगल अप्रवासी थे उनको देश से हटाना, और उनकी तादाद लगभग 11 बिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख की है। डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर को लेकर जो चुनौती करेंसी के मुद्दे नजर मिल रही थी, उसको लेकर चुनौती अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के जरिए ना मिल पाए, इसको लेकर डॉलर को मजबूत करने की, और इसीलिए ब्रिक्स में कोई अल्टरनेटिव करेंसी ना आ पाए, इसकी खुली चुनौती और खुली धमकी ट्रंप ने चुनाव जीतने के तुरंत बाद ही दे डाली थी। अधिक से अधिक कर में कटौती अमेरिका के भीतर हो, जिससे अमेरिका से दुनिया में माल या दुनिया में इन्वेस्टमेंट ना जाए, इसकी व्यवस्था भी अमेरिका कर रहा है। यानी भारत के भीतर जो FIIs हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो पूरा खेल है, क्या वो अमेरिका में ही सिमट जाए, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट का नारा ट्रंप लगातार लगा रहे हैं। और इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे, पर्यावरण के लिहाज से, या मामला कुछ और है, पनामा नहर का नियंत्रण वापस ले लेंगे, क्या यह सिर्फ आर्थिक मसला है या कुछ और है। कनाडा को अमेरिका का 91वां 51st राज्य बना दिया जाएगा। यह राजनीति कूटनीति क्या वाकई नए तरीके का विस्तारवाद है। और इन सब के बीच एलन मस्क का सीधे गवर्नेंस में जुड़ जाना। दरअसल ये सारी परिस्थिति बताती है कि ट्रंप जब शपथ कर लेंगे उसके बाद तकरीबन 4000 से अधिक नियुक्तियां इस दौर में जिन लोगों की हुई है, उनके ज्यादातर ताल्लुकात फ्लोरिडा से रहे हैं। वही फ्लोरिडा जहां पर ट्रंप रहते हैं। और पिछली बार जब शपथ ग्रहण बाइडेन का हो रहा था तो उस वक्त वह उस शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए थे, वह फ्लोरिडा चले गए थे। और इस बार जो फिर सामने आ रही है, हर कोई ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल होगा। वो कमला हैरिस हो, वो बराक ओबामा हो, वो जॉर्ज बुश हो, वो बिल क्लिंटन हो, वो हिलरी क्लिंटन हो। लॉरा बुश हालांकि नहीं आएगी, लेकिन पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी जरूर पहुंचेगी। और उसके बाद तो पूरी की पूरी फहरिस्त, जो एक रईसों की फहरिस्त आप कह सकते हैं, एलन मस्क के जरिए जेफ बिजोस जो अमेजन और वाशिंगटन पोस्ट के मालिक हैं, मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग, टिकटॉक के CEO, टिकटॉक को प्रतिबंध लगाया गया लेकिन उनके जो CEO हैं वो आमंत्रित किए गए हैं, शॉजी जियाओ। ओपन AI के CEO सैम अल्टमैन, उनको भी आमंत्रित किया गया है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई, उनको भी आमंत्रित किया गया है। एप्पल के CEO टिम कुक को भी आमंत्रित किया गया है। उबर के CEO खुशखारी शाही, उनको भी आमंत्रित किया गया। और इन सब के जरिए पैसे भी लिए गए और तकरीबन $1 मिलियन इनसे लिया गया है। इसीलिए जब सवाल भारत के कॉरपोरेट्स का आ रहा है तो यह भी समझ लीजिए कि दरअसल यह आमंत्रण फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसमें आपको डोनेशन देना है।
और ये डोनेशन धीरे धीरे किस रूप में बढ़ रहा है वो कमोवेश हर किसी से कम 8 से 10 हजार करोड़ ये डोनेशन है जो कॉरपोरेट के हिस्से में इतना पैसा दे के पहुंचना है। उसी फहरिस्त में भारत के कॉरपोरेट हाउस अंबानीज का भी जिक्र हो सकता है। और यह भी एक अद्भुत संयोग है कि अंबानीज जब अमेरिका में होंगे शपथ ग्रहण में, उस वक्त अडानी जो हैं वह इलाहाबाद के कुंभ में डुबकी लगा रहे होंगे। बहरहाल बात उसके आगे आनी चाहिए। तो क्या दुनिया के सामने चुनौती नई अर्थव्यवस्था की शुरुआत की है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसकी अगुवाई दुनिया के वह तमाम कॉरपोरेट हाउस करें, तमाम रईस करें, और जिसको लेकर ट्रंप ने चिताया भी था कि दरअसल एक नई परिस्थिति में अमेरिका को ले ही जाना होगा, दूसरा कोई रास्ता बचता नहीं है। और यह परिस्थिति बहुत साफ तौर पर बनाती है कि दरअसल ट्रंप के 3 ही मंत्र हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के लिए वो कर रहे हैं, स्वतंत्र दुनिया के लिए कर रहे हैं, आर्थिक सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के भीतर भी एक सवाल है। यह सवाल है अमेरिका के भीतर इस बात को लेकर कि मौजूदा वक्त में नहीं, बल्कि चाहे नीला हो या लाल हो, निर्णय एक ही होते हैं। और अतीत के पन्नों में छोटे छोटे देशों के आत्मनिर्भर के जो अधिकार होते हैं वो उनको नहीं दिए गए, छीन लिए गए। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के मानदंडों की अवहेलना की गई। दुनिया भर में जो विद्रोह और युद्ध क्या अमेरिका के जरिए भड़काए गए, विश्व युद्ध की कल्पना का मजाक अमेरिका ने उड़ाया। लेकिन परिस्थितियां धीरे धीरे नाजुक होती चली गई। और इन सब के बीच अगर ध्यान दीजिएगा तो एक वक्त इराक पर बमबारी लोकतंत्र या कहें स्वतंत्र दुनिया के लिए किया गया था। गाजा में नरसंहार, यूक्रेन में रूस का आक्रमण और यूक्रेन को नाटो में लाने की पूरी प्रक्रिया, और वहां पर जितने हथियार थे सब एक प्रयोगशाला के तौर पर थोप दिए गए। फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल का जो क्रूर धर्म युद्ध है, या फिर तेल को लेकर जो राजनीतिक परिस्थितियां पेट्रो डॉलर और उसके इर्द गिर्द सिमट रही है, राजनीतिक तौर पर अमेरिका की सड़कों पर ट्रंप के शपथ से पहले विरोध के इन दृश्यों को देख लीजिए। अमेरिका के भीतर ये तमाम विरोध वाशिंगटन डीसी के हैं। उसी वाशिंगटन डीसी में जिसको लेकर जाते जाते बाइडेन ने अपने फेयरवेल भाषण में कहा कि अमेरिकी लोकतंत्र तकनीकी अरबपतियों के कुलीन तंत्र में तब्दील हो रहा है। और इसमें यह समझना होगा जो लोग आमंत्रित किए गए, जिसके नाम हमने आपसे जिक्र किया, जो तमाम कॉरपोरेट हाउसेज हैं, उसके मद्देनजर यह भी समझना होगा कि क्या वाकई कुलीन वर्ग यानी पैसे वाला तबका जब सत्ता में आता है तो फिर सवाल पर्यावरण का नहीं होता है, सवाल स्वदेशी लोगों का नहीं होता है, सवाल बेहतरीन माल और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे लिया जा सकता है इसका होता है। इसीलिए खतरा इस बार लाल और नीले रंग का नहीं, बल्कि एलन मस्क जिस लिहाज से सत्ता का समर्थन कर रहे हैं, या फिर सत्ता में वो खुद को शामिल मान रहे हैं, या फिर जिस तर्ज पर निर्णय ले रहे हैं, अमेरिका के भीतर यह एक बड़े संकट के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि बड़ी बड़ी पूंजी और पूंजी के आश्रय सत्ता पर कब्जा दुनिया के भीतर एक नई चुनौती हो सकती है। क्योंकि ट्रंप की टीम में अरबपति जो शामिल हुए, उनकी कुल संपत्ति तकरीबन $400 बिलियन रुपए में तब्दील करेंगे तो लगभग 34,63,000 करोड़ की है। और इन अरबपतियों के लिए ग्रीनलैंड मैटर करता है। ग्रीनलैंड का मतलब है कि बर्फीली सतह पर गैस है, तेल है, और दुर्लभ पृथ्वी खनिज जो होता है, मिनरल्स जो होते हैं, वो संसाधन छुपे हुए हैं। तो इसलिए जरूरत है
इसीलिए पनामा नहर भी उनकी जरूरत है व्यवसाय के खातिर। यानी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति उस बिजनेस मॉडल के आश्रय अब आने वाले वक्त में चलेगी ही जिसके आश्रय दुनिया में ताकतवर बिजनेस के जरिए हुआ जा सकता है। इसीलिए पहला निमंत्रण शी जिनपिंग को भेजा गया। इसीलिए शपथ ग्रहण के बाद पहले 100 दिनों में चीन की यात्रा ट्रंप कर सकते हैं, ये संकेत बार बार उभर कर सामने आ रहे हैं। और इसके भीतर की परिस्थितियों को अगर आप देखें तो यह स्थिति भारत के भीतर भी अडानी के साथ हमेशा निकल कर आती है। अडानी खुद 11 लाख करोड़ के मालिक हैं। यानी कोई भी राजनीतिक सत्ता तत्काल में लाभ देने के लिए देश के भीतर लंबे वक्त तक हानि कैसे हो उसको इग्नोर करती है और तत्काल में लाभ, यानी कहते हैं इसको कि शॉर्ट टर्म लाभ आप देते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान देश का कर देते हैं। क्या इस परिस्थिति में कमोवेश दुनिया का हर देश जा चुका है? और हर देश के भीतर अब वह अरबपति या पूंजीवादी परिस्थितियों के भीतर वही ताकत राजनीतिक सत्ता को चला रही है दुनिया के तमाम देशों में। और ये शायद जो पावर सेंटर हैं उसको भी बदल रही थी, जो इससे पहले बार बार जिक्र ब्रिक्स के मद्देनजर खुद प्रधानमंत्री मोदी किया करते थे। लेकिन नई परिस्थिति तो यह भी आ गई कि अगर पावर सेंटर्स बदल रहे हैं तो पावर सेंटर को संभाले हुए लोग भी बदल जाएंगे। एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के बाद सबसे ताकतवर शख्स के रूप में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण दिया जाए, फ्लोरिडा में देश के विदेश मंत्री जयशंकर 3 दिनों तक बैठे रहे। उनके जो सिक्योरिटी एडवाइजर थे इस वक्त वहां पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर नियुक्त किए जा चुके हैं। उन्होंने भी जयशंकर से मुलाकात नहीं की थी, यानी भारत के विदेश मंत्री को तरजीह नहीं दी थी। जाहिर है दुनिया के तमाम अलग अलग देशों ने इस परसेप्शन को अपने साथ लेने की कोशिश की हो कि अमेरिका में अगर सत्ता बदली है तो वो सत्ता के करीब है। लेकिन इन सब से हटकर बिजनेस मॉडल कभी भी ये नहीं देखता है कि कौन सत्ता में बैठा है, वो ये देखता है मुनाफा कहां से हो सकता है। इसीलिए एक लंबी फहरिस्त निमंत्रण करने वालों में उन लोगों की है जिनका प्रभाव समाज के भीतर है। वो समाज सेवी हो सकता है, वो मीडिया पर्सनैलिटी हो सकता है, वो ग्लैमर की दुनिया का व्यक्ति हो सकता है। और ये अमेरिका के भीतर की चकाचौंध जब वाशिंगटन डीसी पहुंचे ट्रंप, तो वहां जो चकाचौंध सामने समेटा गया वो अद्भुत नजारा एक क्षण के लिए देख लीजिए। दरअसल इस चकाचौंध का मैसेज एक ही है। आने वाले वक्त में वर्ल्ड मॉरल कंपास घूम तो नहीं जाएगा, यानी दुनिया के नैतिक दिशा निर्देश नई स्थिति में लाकर खड़े तो नहीं हो जाएंगे। जिस बात का जिक्र किया गया कि शॉर्ट टर्म लाभ के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान किसी देश के भीतर व्यापारिक नीतियों के आश्रय अगर पड़ता है और उसके लिए तमाम नियम कायदे यानी रूल रेगुलेशन बदल दिए जाते हैं, तो फिर ये मानकर चलिए जिन परिस्थितियों में ये दुनिया गुजर रही है, जिन स्थितियों में ट्रंप चुनाव जीत कर आए हैं और अमेरिका अपनी जरूरतों के आश्रय दुनिया की तरफ जिन दावे और वादों के आश्रय देख रहा है, उसमें वर्ल्ड कैंपास घूमने की स्थिति में है। और शायद शपथ ग्रहण के बाद पहली रवानगी चीन की घेराबंदी और चीन के साथ दोस्ती, इन दो रास्तों पर एक साथ चलना है। और उसमें संयोग से क्वाड में भारत सदस्य देश है और दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति को निमंत्रण भेजकर और चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते यानी ओपन डायलॉग का जिक्र करके ट्रंप ने खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि दुनिया के मानचित्र पर बिजनेस मॉडल अमेरिका का चलेगा और वही कूटनीति होगी और वही दुनिया के सामने नई ताकत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।